नमस्कार। मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। विषय और विवेचना के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे जो लोकसभा के चुनाव हुए उसमें अपेक्षाकृत इंडिया गठबंधन ने पूर्व की तुलना में बहुत अच्छा परफॉर्म किया और अंततोगत्वा बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तो बनी, लेकिन वो बहुमत से दूर रही और एनडीए की सरकार बनी। यूपी में अखिलेश यादव का एसपी और बाकी छोटे दल भी थे और कांग्रेस, प्रमुख रूप से ये दो गठबंधन ने कमाल कर दिया और वस्तुतः यूपी के कारण ही बीजेपी अकेले बहुमत का आंकड़ा नहीं पहुंच सकी, ऐसा राजनीतिक प्रेक्षकों का मानना है। लेकिन एक प्रश्न यहाँ पर उठता है कि 250 से ज़्यादा सभाओं को संबोधित करने वाले युवा बिहार के नेता, आरजेडी के पूर्व उप मुख्यमंत्री और वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव मात्र 4 सीट पर क्यों सिमट गए? और 2019 की तुलना में मात्र जो 39 सीटें थी तो वो मात्र 9 सीट को पीछे ला सकी। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि यहाँ एनडीए का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा अन्य राज्यों की तुलना में। इसकी विस्तृत वैज्ञानिक तरीके से हम विवेचना करेंगे कि क्यों आरजेडी की यह स्थिति हुई और अगर तेजस्वी यादव और आरजेडी पार्टी एज सच ने अपने रणनीति में, अपने मैनेजमेंट में, अपने काम करने के तरीके में, अपने विचार और संगठन के स्तर पर आमूलचूल परिवर्तन नहीं किया, तो जो लोग यह भ्रम पाले हुए हैं आरजेडी रैंक एंड फाइल में भी कि तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बन जाएंगे, तो शायद वो पीछे छूट जाएंगे। जी हाँ, और ये हम बड़ी जवाबदेही के साथ और आंकड़ों के साथ आपके साथ बात करेंगे। आइए आपसे बात करते हैं 2024 में किन पार्टियों को क्या क्या प्रतिशत वोट मिले। आपको जान करके ये आश्चर्य होगा कि बिहार में आरजेडी को सबसे ज़्यादा वोट प्रतिशत मिला है 22.14%। और ये सभी आंकड़ों को मैंने चुनाव आयोग के वेबसाइट से निकाला है, इसलिए इसमें कोई मेरा एडिशन और सब्सट्रैक्शन नहीं है, मैं उस आंकड़े को कोट कर रहा हूँ। बीजेपी को 20.52 यानी 20.5 और जदयू को 18.52%, एलजेपी को 6.4% ये वोट शेयर मिला। अब आइए जरा 2019 में वोट प्रतिशत क्या था इन तीनों पार्टियों का। बीजेपी का 14%, जदयू का 22% और आरजेडी का 15.7%। और आपको पता है कि आरजेडी 0 सीट लाई थी एमपी में। अब थोड़ा स्टेट असेंबली की बात करें, चूँकि अब हम बात कर रहे हैं 2025 में जो चुनाव होंगे बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा के, जो अब से 1-1.25 साल मात्र बचा है, उसकी थोड़ी आंकड़ों की चर्चा हम आपसे कर लेते हैं। मैं आपको लेकर के चलता हूँ वर्ष 2000 यूनाइटेड बिहार में जो चुनाव हुआ था उसमें आरजेडी को 124 सीट आया था और 28.3% वोट आए थे। इसको याद रखिएगा। मैं आपको ये बताऊंगा कि वोट के प्रतिशत, वोट शेयर बढ़ने मात्र से सीट में वो रिफ्लेक्ट नहीं भी कर सकता। इसलिए आपने देखा होगा कि इस लोकसभा के चुनाव में तमाम पोलस्टर्स, तमाम एग्जिट पोल फेल कर गए, क्योंकि अभी तक वोट प्रतिशत को सीटों में कन्वर्ट करने का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं हुआ है। उसमें जो एरर ऑफ मार्जिन होता है वहीं पर पोलस्टर्स का पर्सनल प्रेजुडिस और बायसनेस आ जाता है और वो उत्साहित होकर के उसको इंटरप्रेट कर देते हैं, जो हुआ लोकसभा में, और लोगों ने 400 पार का आंकड़ा दे दिया बीजेपी को। बहरहाल
वर्ष 2000 में 124 सीट लाई, 28.3% वोट थे। बीजेपी को 67 सीट, 14.6, और जदयू को मात्र 21 सीट मिला था, 6.5%। ये 2005 का जब असेंबली इलेक्शन हुआ उसका देख लीजिए। यहाँ भी आरजेडी का वोट प्रतिशत इस दोनों पार्टी से ज़्यादा रहा। आरजेडी 23.5%, जदयू 20.5% और बीजेपी 15.6%। बीजेपी को आया 55 सीट, जदयू को 88 सीट और आरजेडी को 54 सीट। आप सोच के देखिए, यहाँ पर राज्य विभाजित हो गया था। अब आइए 2010 के चुनाव में। 2005 में आपको पता है कि 23.5 सीट लाने के बावजूद आरजेडी की सरकार खत्म हो गई थी, नीतीश जी मुख्यमंत्री बने थे, इसलिए कि बीजेपी और जेडीयू दोनों को जब मिला दीजिएगा तो वो प्रतिशत बहुत बढ़ गया था और सीट भी उसी हिसाब से बढ़े थे। 2010 में बीजेपी को 91 सीट मिली, जदयू को 115 और आरजेडी अपने लोएस्ट, पूरे अपने जीवन काल के लोएस्ट नंबर पर था विधानसभा में, आरजेडी 22 सीट पर। और यहाँ पर जरा प्रतिशत देख लीजिए, यहाँ पर भी आरजेडी का प्रतिशत 27.31% ही था। तो सोच करके देखिए, 23.5% लेकर आरजेडी 54 सीट लाई थी और वहीं 2010 में आरजेडी 27.31% लाकर मात्र 22 सीट पर सिमट गई थी। जदयू 20.5% लाकर 88 सीट पर थी और यह 38.77 लाकर ये 115 सीट पर पहुंच गई थी। आपको पता है। अब आइए इनका आंकड़ों को पहले सुन लीजिए और ये आपके स्क्रीन पर भी हम दिखाते हैं, उसके बाद फिर हम इसकी विवेचना करेंगे। 2015 का असेंबली इलेक्शन, आपको पता है कि 7 बीजेपी, आरजेडी और जदयू मिलकर के लड़ी थी। आरजेडी को जो कंटेस्टेड पोल्ड हुआ था उसमें 44.35%, जदयू को 40.65% और बीजेपी को 37.48%। बीजेपी के वोट प्रतिशत में बहुत फ्लक्चुएशंस होता है, जैसे वो एलाइज बनाती है उसका वोट प्रतिशत थोड़ा बढ़ता है, कि 2015 का था। और 2020 जो लास्ट चुनाव हुआ था जिसमें आरजेडी को 75 सीट मिला था, 23.1% वोट, अगेन ये सबसे ज़्यादा वोट मिला था अकेले आरजेडी को। बीजेपी को 19.5 और जदयू को 15.4%। आपको पता है आरजेडी को 75 सीट, बीजेपी को 74 सीट और जदयू को 43 सीट मिली थी। अब जरा खेल देखिए, 2020 में 23% वोट लाकर आरजेडी 75 सीट जीतती है। 2015 में 80 सीट जीतती है, 44.35% लाकर। 2010 में आरजेडी 27.31% लाकर मात्र 22 सीट जीतती है और 2005 में 23.5 लाकर 54 सीट। इसलिए याद रखिए कि वोट प्रतिशत और सीट, ये दोनों में सीधा संबंध हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। राष्ट्रीय स्तर पर बता देते हैं कि 2024 के जो चुनाव हुए, बीजेपी को 36.56% और कांग्रेस को 21.19% मिला। आज तक, आज़ादी से लेकर अभी तक, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को 50% से ज़्यादा वोट या 50% या उससे ज़्यादा का वोट नहीं मिला है। इसलिए इस चीज़ को समझिए। इसका दूसरा मतलब यह भी है कि लगभग 64% वोट ये बीजेपी के अगेंस्ट पड़ा है। बहरहाल विवेचना का विषय वो नहीं, विवेचना का विषय क्या है, क्यों आरजेडी की ये दुर्गति हुई है। इतना वोट प्रतिशत लाने के बाद भी, मतलब आप सोच लीजिए कि स्टेट वाइज आरजेडी 22.14% लाई, तो इसको 4 सीट मिला और जदयू 18.52 और बीजेपी 20.52 लाई है, तो उसको 12 सीट मिला। क्यों हुआ ऐसा, क्या होता है?
और अगर आरजेडी अपने संगठन, अपने विचार और चुनाव प्रबंधन के तरीके को रिविजिट नहीं करती है, उसको ओवरहॉल नहीं करती है, तो याद रखिएगा इनको 23 से 24% वोट ही मिलेगा और ये फिर 70 से 80 सीट ला करके अटक जाएगी। ये आप जो राजनीतिक दल हमारी बात ये सुन रहे होंगे उसको ये नोट कर लीजिए। ये बिल्कुल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, ये कोई भविष्यवाणी नहीं है। इट इज सिंपली ए मैथमेटिकल कैलकुलेशन। अब देखिए आरजेडी के चुनाव में अच्छा परफॉर्म नहीं करने या मैं यूं कहूं कि हारने के क्या कारण थे। पहला कारण वही है जो बीजेपी के हारने का हुआ। अकेले दम पर तेजस्वी और बाद में सहनी को लेकर के घूमने का परिणाम यह हुआ कि इनके जो दूसरे स्टेट लेवल की लीडरशिप थी वो निष्क्रिय होकर के बैठ गई। अलग अलग जाति के नेता, अलग अलग क्षेत्र में उनका प्रभाव, अलग अलग सामाजिक राजनीतिक समीकरण, ये सब सबड्यूड हो गया। और एक चीज़ और याद रखिए, चुनाव में भीड़ और वोट ये दो अलग अलग चीज़ है। भारतीय जनमानस और स्पेशली बिहार की जनता इतनी प्रबुद्ध है कि वो सुनेगी सबकी, लेकिन वोट देगी अपने मन से। इसलिए नारों और भीड़ को देख करके आप वोट का अंदाज़ा नहीं लगा सकते और वोट प्रतिशत से भी सीट का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो पहला तो कारण ये रहा कि स्टेट लेवल की उनकी लीडरशिप और इवन डिस्ट्रिक्ट लेवल वगैरह की जो लीडरशिप थी ऑलमोस्ट निष्क्रिय हो गई। नंबर 2, आरजेडी अगेन बीजेपी की तरह इफोरिया का शिकार हुआ। यह अक्सर होता है कि जो नेतृत्व होता है उसके इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं वो चाहे अनचाहे चाटुकारिता की एक कल्चर में बंध जाते हैं। एक बहुत बड़े फिलोसफर हुए, साइकोलॉजिस्ट हुए, विलियम जेम्स उनका नाम था। वो कहते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी चाहत इस दुनिया में खुद को महत्वपूर्ण समझने की होती है। द बिगेस्ट डिजायर ऑफ ए पर्सन इज टू बी फेल्ट इम्पॉर्टेंट। और इस भावना से राजनीतिक लोग बहुत ज़्यादा शिकार हो जाते हैं। इर्द गिर्द जो लोग रहेगा वो रोज सुबह से शाम आपको कहेगा कि आप तो जीत रहे हैं, आपका तो जय जयकार है, और वो सब कॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है और उनको लगने लगता है कि सब तो बढ़िया है। तो ये जो यूफोरिया का माहौल बना आरजेडी में, बीजेपी की तरह जो 400 पार आप तो जीत ही रहे हैं हुजूर, तो ये जो कल्चर था इनको भारी पड़ा। तीसरा चीज, इनका जो A to Z का कैलकुलेशन था वो कुछ एक अपवाद को छोड़ करके नहीं चला। जो आंकड़े आ रहे हैं, यद्यपि हम लोगों को भी वो भ्रम हुआ था, मैंने भी 1-2 एपिसोड में कहा था, लेकिन जब आंकड़ों को हमने विश्लेषण किया तो पाया कि कुशवाहा और भूमियार समाज पर इनको था कि ये बहुत बड़ी संख्या में वोट देंगे, इनको नहीं मिला। और आप जैसे उदाहरण लीजिए, मैंने एक बार कहा था कि मुस्लिम बुद्धिजीवियों और राजनीतिज्ञों और धर्मगुरुओं की बहुत बड़ी और बहुत बार बैठक हुई है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और उन लोगों का एक ही टेक अवे था कि जो बीजेपी को हराएगा हम उसको वोट देंगे। इसलिए मैंने एक बार अपने एक विवेचना में बताया था कि बीजेपी के हार का एक कारण यह भी था कि मुस्लिम वोटर्स बहुत एग्रेसिव वोटिंग किया, बहुत एग्रेसिव वोटिंग किया। मेरे पास वो आंकड़े नहीं है, लेकिन मुस्लिम वोटर्स करीब 70-75 कहीं के 80% वोट किया। वहीं जो बीजेपी का कोर वोटर था वो बिल्कुल कंप्लेसेंट हो गया कि 400 जीत ही रहे हैं। मैंने कहा था कि एक भागलपुर में वहाँ के नेता से जब बात हुआ तो उन्होंने कहा मोदी जी जाने और नीतीश जी जाने, हम तो क्षेत्र में गए ही नहीं, तो पब्लिक तो हमको मारेगी। लेकिन फिर भी वो जीत गए। बहरहाल, तो ये दूसरा कारण हुआ। तीसरा कारण हुआ, एक और कारण बड़ा महत्वपूर्ण है आरजेडी का, कि इनके बूथ के लेवल पर जो एक वर्कफोर्स होता है इलेक्शन का, बूथ कमेटी या जो कह लीजिए, वो सर्वथा अभाव रहा।
बहुत सारे लोगों का वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं था, उनको पता ही नहीं था। इनके लोग, यद्यपि बीएलओ का काम है पहुंचाना वोट, लेकिन हर एक राजनीतिक दल सक्रिय होता है और वो वोटर स्लिप अपने वोटर को पहुंचाता है। इस बार जो बीजेपी को कम वोट मिला उसका एक कारण यह भी था, बीजेपी के लिए बूथ मैनेजमेंट का काम आरएसएस और उसके जो एलाइड संगठन हैं वो करते थे, लेकिन इस बार वो सब लोग बिल्कुल स्थिर हो गए और जेपी नड्डा के उस बयान में कि अब आरएसएस की हमको ज़रूरत नहीं, वो तो बिल्कुल निष्क्रिय हो गए। इसलिए उनके वोटर भी बूथ पर नहीं जा सके, उनको वोटर स्लिप नहीं मिल सका। तो आरजेडी के साथ एक घनघोर समस्या थी। मैंने बताया कि मैंने एक्सटेंसिवली टूर किया है, मेरा अंदाजा है करीब करीब 50% से ज़्यादा बूथ पर तो इनके पोलिंग एजेंट ही नहीं थे, और जो थे भी, जैसे मैं बताता हूँ, मैंने पटना के एक बूथ पर, मैं पटना का वोटर हूँ, तो कांग्रेस का उम्मीदवार का जो पोलिंग एजेंट था वो वोट के समय बाहर घूम रहा था। मैं 2-3 घंटे बूथ पर रहा तो बीजेपी का पोलिंग एजेंट का भी वही हाल था, लेकिन उससे ज़्यादा बुरा हाल कांग्रेस के पोलिंग एजेंट का था। तो एक खाना पूर्ति टाइप चीज़ ये लोग कर रहे थे। एक प्रमुख कारण ये हुआ, और अंतिम कारण कि जो उत्साह था वोटर्स में, जो इनके कॉन्स्टिट्यूएंसीज, यंगस्टर्स, उसके गार्जियन नौकरी को लेकर, बाकी चीज़ों को लेकर, वो ग्राउंड तक चीज़ें पहुंच नहीं पाई। मैंने बताया ना कि चूंकि स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, सब डिवीज़न और पंचायत लेवल तक के जिनकी लीडरशिप थी वो एकदम निष्क्रिय हो गए, वो पहुंच नहीं सका बात। फीडबैक, पांचवा और अंतिम कारण, इनका जो फीडबैक का जो मैकेनिज्म था, इनका फीडबैक का मैकेनिज्म बहुत गलत था। पहले चरण के मतदान के बाद इनको फीडबैक दिया गया कि हम चारों तरफ जीत रहे हैं। उसके कारण उत्साह, बॉडी लैंग्वेज और यूफोरिया का जो माहौल बना, उसने पूरे कैंपेन को डाइल्यूट कर दिया। एक चीज़ याद रखिए, एक दोहा बहुत प्रचलित दोहा है, निंदक नियरे राखी आंगन कुटी छवाए। राजनीतिज्ञों की एक सबसे बड़ी बीमारी होती है कि वो आलोचना या क्रिटिकल एनालिसिस सुनना ही नहीं चाहते हैं। इसी क्रम में मैं आपको बता दूं कि 2025 के चुनाव में अगर प्रशांत किशोर एक बहुत बड़ी राजनीतिक पार्टी या राजनीतिक हस्ती के रूप में उभर जाए तो किसी को कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। आज मैं उसी पर बात करूंगा कि वो काम क्या कर रहे हैं, और अधिकांश राजनीतिक दलों को इसकी हवा ही नहीं लग रही है। वो सब लोग या तो उनको एक सिरे से खारिज कर रहे हैं या उनका ईगो सेटिस्फाई हो रहा है कि छोड़ो ना, ऐसे तो कितने राजनीतिकार आए और गए। वो क्या काम कर रहे हैं मैं उस पर आपको प्रकाश डालूंगा। और जो राजनीतिक दल जीतना चाहता है ना, स्पेशली मैं चूँकि यार मैं बीजेपी के बारे में भी बात करूंगा, कांग्रेस के बारे में बात करूंगा, लेकिन आज आरजेडी के बारे में बात कर रहा हूँ। आरजेडी के जीत में माले का बहुत बड़ा योगदान है, खासकर जहानाबाद, पाटलिपुत्रा और औरंगाबाद इलाकों में, क्योंकि उनका काडर आज भी बहुत स्ट्रांग है। इसलिए ये लोग मुगालते में राजनीतिक विश्लेषकों को नहीं रहना चाहिए। एक बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि वोट प्रतिशत ऑलमोस्ट सेम था, तो फिर ये सीटें क्यों 4 आ गई। मैंने बताया ना कि जब 19 के इलेक्शन में और कोई ज़्यादा वोट परसेंटेज का अंतर नहीं था। बहरहाल आरजेडी के स्टेट लेवल लीडर्स को एक टीम की आवश्यकता है जो आंकड़ों का विश्लेषण करे। मैंने एक बार बताया था कि चुनाव 3 फेज से गुजरा है। मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि 1952 से लेकर 2024 तक चुनाव के प्रबंधन के नारे, के तरीके, के मैकेनिज्म, के मैकेनिक्स में क्या अंतर हुआ है। चुनाव अब कैंपेन और इश्यूज और इमोशंस और नारों से आगे निकलकर मैनेजमेंट और स्ट्रेटजी और बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से काम करने के
प्रोसेस पर आ गया है। मारक क्षमता जिसको हम लोग बोलते हैं, यूपीएससी पास करने जैसा हो गया। कोई ज़रूरी नहीं कि आप सब किताब पढ़ लिया तो यूपीएससी पास ही कर जाइएगा, एक स्ट्रेटजी भी उसमें बनानी होती है। आरजेडी नीड्स अ स्ट्रॉन्ग टीम which could analyze the figures of the election and suggest methods and a strategy how to win election। कैसे चुनाव जीते जाते हैं उसको बनाना पड़ेगा। मैं कुछ फिगर्स आज फ्लोट करता हूँ। इस राज्य में 40 कॉन्स्टिट्यूएंसी है। मोटे तौर पर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 2000 बूथ होते हैं, मोटे तौर पर। कहीं 17 हो सकता है, कहीं 22 हो सकता है। मैं एक एवरेज आंकड़ा लेके चल रहा हूँ। तो 40 दूनी 80,000 बूथ हो गया। आप उसको कैलकुलेट कर लीजिए। 80,000 बूथ के लिए अगर आप सभी सीटों पर चुनाव लड़ते हैं या आपका अलायंस लड़ता है, तो यू नीड टू हैव 3 पीपल ऑन 1 बूथ। ये चुनाव आयोग के मैनुअल में भी लिखा हुआ है। एक पोलिंग एजेंट और 2 उसके सहायता के लिए सपोर्टिंग पोलिंग एजेंट रहेगा। वो मैनुअल में बिल्कुल लिखा हुआ, आरओ मैनुअल या कैंडिडेट्स मैनुअल में आप पढ़ लीजिए। तो 8 या 24, 2.5 लाख जरूरत है कमिटेड आदमी की। उसको क्या करना चाहिए और प्रशांत किशोर जी क्या कर रहे हैं, सो मैं आपको बता देता हूं। इस राज्य में अभी वो सिर्फ पंचायतों वगैरह में ज़्यादा काम हो रहा है। 1,14,000 वार्ड है और मोटे तौर पर एक वार्ड में 1 या 2 गांव होता है। और उन्होंने यूथ क्लब नाम से क्लब बनाना शुरू किया है सभी वार्डों में। अब आप सोच करके देखिए कि 4, 5, 6 लड़के जो यूथ क्लब बन रहे हैं, उनको 5 चीज़ की ट्रेनिंग दी जा रही है। पहला, सोशल मीडिया कैसे चलाया जाता है। नंबर 2, चुनाव का मैकेनिज्म कैसे काम करता है, नॉमिनेशन से लेकर के, स्क्रूटनी से लेकर के, इलेक्शन एक्सपेंडिचर से लेकर सारी चीज़ें। नंबर 3, वोटर लिस्ट में नाम कैसे जुटता है, नाम कैसे कटता है, नाम कैसे चेंज होता है। और पोलिंग एजेंट, 5वां, पोलिंग एजेंट और काउंटिंग एजेंट के क्या दायित्व हैं, इलेक्शन के मोटे तौर पर जो नियम है, प्रक्रिया है, उससे उसको वाकिफ कराया जाना। अब आप सोच करके देखिए, मैं अगर उसको किसी वार्ड में 2, किसी वार्ड में 1 हो सकता है, उस हिसाब से अगर मैं राउंड फिगर 1.25 लाख ले लूँ, 1,20,000, और अगर एक बूथ पर मोटे तौर पर 1,000 वोट रहता है, तो अगर 500, 400, 300 वोट भी अगर प्राप्त कर लिया, तो आप ये समझ लीजिए कि उनको वोट का प्रतिशत करीब करीब 30% के आसपास चला जाएगा। अगर यही काम उन्होंने नगर निगम और नगर पंचायतों के लिए कर दिया। आपको पता है इस देश में नगर निगम, इस राज्य में कितने नगर निगम हैं, तो आपको निकालना पड़ेगा कितने बूथ्स हैं, कितने वार्ड हैं, वो सारा चीज़ निकालना पड़ेगा। वही तो आंकड़ों का, वही तो खेल है। मैं आप इसमें सब कुछ नहीं बता सकता हूँ, हालांकि वो सारे आंकड़े मेरे पास हैं। तो उसको एनालाइज करके बनाने की ज़रूरत है। और वो जो काम कर रहे हैं, वह अगले साल तक, चुनाव के पहले तक उनका ये सारा काम पूरा हो जाएगा। और इस 80,000 बूथ पर उनके कम से कम 5 लड़के रहेंगे जो इन चीज़ों से लैस रहेंगे। और जिस दिन पोल होगा, आप देख लीजिएगा कि उनके लोगों का, उनके पार्टी का जो स्ट्राइक रेट है, जो बूथ पर लाना और वोट दिलवाने का काम है, वो बहुत साइंटिफिक तरीके से होगा। मैं बहुत विस्तार से नहीं बात करना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये बता दूं कि जो राजनीतिक दल 2025 का चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनको आज और अभी से 3 स्तर पर काम करना होगा। पहला, पार्टी के संगठन को बिल्कुल डेमोक्रेटिक तरीके से विस्तार करिए। पटना में बैठ करके नहीं, हम लोग देखे हैं ना, विधायक को दे दिया या विधायक उसको दे दिया, फर्जी 500 नाम ले आया, 500 नाम में 400 नाम का फर्जी मोबाइल नंबर है। ये मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से बता रहा हूँ कि बूथ कमेटी बन गई है, 1000 आदमी को फ़ोन किया गया तो मालूम 900 नंबरें गलत है। तो ये तो हालत हो रही है।
तो एनीवे 3 स्तर पर काम करना चाहिए उस राजनीतिक दल को। पहला, पार्टी के संगठन को अभी भी समय है, 1 साल का समय बहुत होता है आपको बूथ स्तर तक ले जाने की। और हाँ, मैंने एक चीज़ और बताना मैं भूल गया कि प्रशांत किशोर की रणनीति में एक और, वो जो बच्चे खड़े हो रहे हैं उनको वो बूथ लेवल ऑफिसर BLO जो नाम जोड़ते घटाते सारा चीज़ है। आप देखते होंगे कि अचानक से कुछ लोगों का नाम कट जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब धड़ाधड़ नाम जुटता है तो पॉपुलेशन और वोटर का रेशियो आइडियल 60% होना चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए कि 20 करोड़ आबादी हो गई बिहार की, तो उसका 60% ही वोटर रहेगा, तो उसका निकाल लीजिए 6 दूनी 12, तो 12 करोड़ ही वोटर होंगे। तो अगर मान लीजिए 14 करोड़ हो गए तो उसको कहा जाता है कि भाई इतना बढ़ गया, इसको काटिए। तो जो BLO होता है वो जो सबसे वल्नरेबल और सबसे कम आवाज़ उठाने वाला लोग होता है सामान्यतः, मैं किसी को एक्यूज नहीं कर रहा हूँ, ऐसा होता है। और चूंकि इतना कम समय रहता है कि सामान्यतः जो लोग आवाज़ नहीं उठाने वाला आदमी उसका नाम काट दिया जाता है। इसलिए पाइएगा कि अचानक से ऐसे लोग गए, मैंने देखा कई छपरा में, वैशाली में, समस्तीपुर में, जमुई में, मुंगेर, नालंदा मेरा जिला घर है, वहाँ अचानक से मालूम हुआ कि ये तो पूरा परिवार का, पूरा टोले का नाम गायब है। वैसा इसलिए होता है कि 60% से जैसे वो बढ़ेगा वो सबका नाम काट देता है। तो प्रशांत किशोर जी की ये टीम यह भी सुनिश्चित कर रही है कि BLO के साथ कोऑर्डिनेशन करके नाम कैसे जुड़ाया जाए। तो बहरहाल मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। किसी भी राजनीतिक दल को लड़ने के लिए 3 चीज़ की जरूरत। पहला, उनके संगठन का डेमोक्रेटिक तरीके से विस्तार हो बूथ तक। नंबर 2, उनको अगले 1 महीने में हर एक बूथ के लिए कम से कम 3 व्यक्ति सेलेक्ट करना होगा और उनको 3 चीज़ की ट्रेनिंग देनी होगी। पहला, नाम कैसे जुटता है, नाम कैसे कटता है, नाम कैसे शिफ्ट होता है। नंबर 2, पोलिंग एजेंट के रूप में उसके क्या क्या दायित्व हैं, कैसे कैसे करना है। और नंबर 3, पर्ची कैसे भेजा जाता है, कैसे बूथ पर लाया जाता है, वो पूरा पोल का प्रोसेस। और फाइनली काउंटिंग के दिन काउंटिंग की पूरी प्रक्रिया क्या है, ये पूरा ट्रेनिंग का शेड्यूल होता है। मैं अपनी बात को समाप्त कर दूं। RJD के चुनाव में अच्छा परफॉर्म करने के यही 3 कारण थे। पहला कारण था राजनीतिक, जिसकी चर्चा मैंने की। दूसरा कारण बताया कि वो एक सेंस ऑफ यूफोरिया। और तीसरा कारण इनका बूथ लेवल का मैनेजमेंट। मतलब बड़ी संख्या में इनके वोटर जब बूथ पर गए तो मालूम हुआ कि तो उनका नाम ही कटा हुआ है, और उस समय आप हल्ला करिए तो कुछ होगा नहीं। जबकि कंटिन्यूअस अपडेशन जो होता है उसका मतलब चुनाव के दरमियान भी नाम जुट सकता है, लेकिन बहुत लोगों को पता ही नहीं रहता है, ना आदमी है आपके पास। तो तीसरा जो है एक स्ट्रक्चर खड़ा करना और उसको सेंसिटाइज करके उसको प्रॉपर ट्रेनिंग देना। अगर ये काम और आंकड़ों का विश्लेषण अच्छे से, इसमें बहुत, मैं पूरा डिटेल नहीं बता सकता हूँ, सारे आंकड़े उपलब्ध हैं, लेकिन याद रखिए कि आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते हैं आंकड़ों का इंटरप्रिटेशन झूठ बोलता है। किसी को इतना पोल प्रतिशत आया ये फैक्ट है, लेकिन उस पोल प्रतिशत से कितने सीट आएंगे यह झूठ और सही हो सकता है। तो आंकड़े झूठ नहीं बोलते हैं, आंकड़ों का विश्लेषण झूठ बोलता है। तो आंकड़ों को इकट्ठा करना, उसका वैज्ञानिक तरीके से विश्लेषण करना, और आज से ही अगर ये रणनीति बनाना शुरू कर दे तो कोई कारण नहीं है कि RJD को, मतलब मैं दावे के साथ बता रहा हूँ कि RJD को कम से कम 140 से 45 सीट आ सकता है। लेकिन जिस तरीके से प्रशांत किशोर का जन स्वराज अभी काम कर रहा है और किसी को हवा भी नहीं लग रही, इंक्लूडिंग BJP, तो किसी को कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि 2025 के चुनाव में अचानक जन स्वराज मालूम हुआ कि बहुत बड़ा ताकत बन के उभर गया, और शायद अगर सरकार भी बना ले तो किसी को कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ